दोस्तों, आज के दौर की सियासत का कुछ भरोसा नहीं। कौन नेता कब पाला बदल ले, किसी को भनक नहीं मिलती। और इसीलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत सियासत की एक चौंकाने वाली तस्वीर से कर रहा हूं। लेटेस्ट पिक्चर, और यह तस्वीर कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर बीच में आपको नायडू बाबू दिख रहे हैं। जी हां, मोदी जी के नायडू बाबू, और अगल बगल कांग्रेस के दो शक्तिशाली मुख्यमंत्री। और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि नायडू बाबू ने कैसे इन दो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का हाथ मजबूती से पकड़ रखा है, और तीनों के चेहरे खिले हुए हैं। अब जाहिर तौर पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अचानक कांग्रेस के इतने करीब क्यों आ रहे हैं नायडू बाबू। वो नायडू बाबू जिन्हें मोदी सरकार का किंग मेकर कहा जाता है, जिनकी बैसाखियों पर मोदी जी आगे बढ़े। यही नहीं, मोदी जी जिन नायडू बाबू के लिए दिल्ली में लाल कालीन बिछाते थे, फूलों से स्वागत करते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नायडू बाबू मोदी और शाह को छोड़कर कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को गले लगा रहे? क्या कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है देश की राजनीति में, या फिर नायडू बाबू अभी नहीं तो फिर आगे की कुछ ठोस प्लानिंग, कुछ बड़ी प्लानिंग करने जा रहे हैं? अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई नायडू बाबू का ये जो लेटेस्ट गेम है, ये जो खेल है, ये है क्या, जिसको लेकर मिस्टर मोदी और शाह भी थोड़ा सा बेचैन तो हैं। अब दोस्तों, ताज़ा खबर ये है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, जिन्हें दक्षिण का चाणक्य कहते हैं, ये जो दक्षिण के चाणक्य हैं, इन्होंने कल एक कार्यक्रम रखा कर्नाटक के कोप्पल जिले में, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में। और इस कार्यक्रम में उन्होंने जो अपने पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनको भी इनवाइट किया। इनविटेशन नायडू बाबू के पास पहुंचा, और इनविटेशन रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं हैदराबाद में, उनके पास भी इनविटेशन पहुंचा। तो रेवंत रेड्डी को तो आना ही आना था। अब अक्सर नायडू बाबू जो एनडीए के बड़े नेता हैं, मोदी सरकार चलाने वालों में से एक बड़ी शख्सियत हैं, अक्सर वो प्रोग्राम इस तरह के अवॉइड करते हैं। लेकिन कल क्या हुआ कि नायडू बाबू बैंड बाजे के साथ पहुंचे, पूरे दल बल के साथ पहुंचे, और पहुंचे ही नहीं, गले भी मिले और बहुत बातें भी कही। मैं तो कहूंगा ऐसी ऐसी तारीफ कर दी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की, जो शायद मोदी सरकार या एनडीए का कोई भी नेता हिम्मत नहीं कर सकता। अब नायडू बाबू चाहते तो वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर को वहाँ भेज देते, सिंचाई मंत्री को भेज देते, लेकिन नायडू बाबू खुद पहुँचे, और मैंने कहा ना, बड़ी तारीफ करी। जैसे डीके शिव कुमार, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, इनके लिए नायडू बाबू ने कहा और मंच से कहा कि डीके शिव कुमार इज़ वेरी इफेक्टिव एंड डायनेमिक, आई अप्रिशिएट हिम। मैं इनकी तारीफ करता हूँ, ये बहुत डायनेमिक लीडर है, ये बहुत असरदार नेता है। सुनिए क्या कह रहे हैं डीके शिव कुमार के लिए एनडीए वाले मोदी जी के नायडू बाबू। इज वेरी इफेक्टिव एंड डायनेमिक, वेरी पॉजिटिव, आई अप्रिशिएट हिम। अब दोस्तों, एनडीए वाले नायडू बाबू ने जैसे ही कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर की इतनी तारीफ की मंच से, तो वहाँ कुछ एनडीए के लोग भी बैठे थे, बीजेपी के भी लोग बैठे थे, चौंक गए कि भाई नायडू बाबू कह क्या रहे हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, हैदराबाद से पहुंचे थे कार्यक्रम में, रेवंत रेड्डी के लिए भी बड़ी बड़ी बातें कहती। उन्होंने कहा कि भाई रेवंत रेड्डी इज ऑल्सो वेरी डायनेमिक, और आगे उन्होंने कहा कि वी हैव टू वर्क टुगेदर, साथ मिलकर काम करना है फॉर इंडिया। सुनिए साहब नायडू बाबू को। रेवंत रेड्डी गारू ऑल्सो इज वेरी डायनेमिक, बट he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interests. Finally, we have to work together for building this great nation. और दोस्तों, उसके बाद तो नायडू साहब उठे, और उठने के बाद उन्होंने दोनों को गले लगाया, और फिर दोनों के हाथ पकड़ के बीच में खड़े हो गए, मुट्ठी बांध ली। अब मैं तो कहूँगा कि ये जो तस्वीरें, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है। असली पिक्चर की भी बात कर लेते हैं कि अंदर की कहानी क्या है, कि नायडू बाबू धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या है? अब दोस्तों, अंदर की कहानी ये है कि जब से मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह ने तोड़फोड़ शुरू की है,
पूरे देश भर में तोड़फोड़ शुरू करी है, पार्टियों को तोड़ना शुरू किया है, उनका मर्जर करना शुरू किया। आम आदमी पार्टी से शुरुआत की थी, फिर ममता बनर्जी की तो पूरी पार्टी की ही ऐसी तैसी कर दी। और अभी ममता बनर्जी को वो निपटा ही रहे थे कि ऑपरेशन महाराष्ट्र में शुरू हो गया और शिवसेना को भी उन्होंने तोड़ दिया और आगे शरद पवार को तोड़ने जा रहे हैं। अब ये जो आप नई लिस्ट देख रहे हैं एनडीए की, मोदी जी की जो नई ताकत देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप उसमें गौर करके देखिए कि टीडीपी जो नंबर 1 होता था बीजेपी के बाद, वो नंबर 3 पार्टी हो गई है। बीजेपी के बाद नंबर 2 पार्टी है एनसीपीआई, जिसके 20 सांसद हैं। टीडीपी के 16 हैं। एकनाथ शिंदे जिन्होंने अभी उद्धव ठाकरे के सांसद 6 तोड़ दिए, वो 13 पर आ गए, बहुत करीब है टीडीपी के। जेडीयू 12 पर है, जहां नीतीश कुमार का कोई अता पता नहीं इस वक्त। चिराग पासवान के 5 हैं और फिर 2-2, 3-3, 1-1 वाली भी बहुत सी पार्टियां हैं। अब अगर आप ये लिस्ट देखेंगे दोस्तों, ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो जो हैसियत थी नायडू बाबू की, 16 सांसद थे, सबसे ज़्यादा सांसद थे एनडीए में, अब वो हैसियत हकीकत में नहीं रही है। अब वो जगह ले ली है एनसीपीआई, ये नई पार्टी जो बनी ममता बनर्जी की, जिसमें 20 सांसद हैं। ममता की पार्टी तोड़ के एक नई पार्टी बनाई और नायडू बाबू को पीछे धकेल दिया। और भी कई पार्टियां तोड़ी जानी हैं, जिसमें शरद पवार हैं, और भी कई पार्टियां। तो नायडू बाबू को लगता है कि अब वो किंग मेकर नहीं है, वो मोदी के कुनबे की जो भीड़ है उस भीड़ का हिस्सा है, और उनके साथ वही सलूक हो सकता है जो नीतीश कुमार के साथ हुआ, या फिर आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। अब दोस्तों, आज मैंने मोदी जी के बड़े नज़दीकी एक पत्रकार हैं, पुराने मेरे साथी, उनसे आज मैंने बात करी। मैंने कहा कि यार नायडू बाबू नाराज़ चल रहे। उन्होंने कहा नाराज़ तो चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी अभी नायडू बाबू का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ेंगे साथ? तो उनका ये कहना था कि देखिए, अभी मोदी जी को 2 बड़े बिल पास करने हैं, उसमें डिलिमिटेशन भी हो सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो सकता है, जिसमेम 2/3 बहुमत चाहिए। तो अभी तो मोदी जी अपनी संख्या जो 293 पे थी, उसको वो 362 तक ले जाने की सोच रहे हैं। डीएमके जो है वो 22 सांसद वाली पार्टी, वो जब से अलग हुई है मोदी जी को थोड़ा सा और हौसला मिला है। 22 सांसद हैं, नायडू बाबू से 6 सांसद ज़्यादा हैं स्टैलिन के पास। और स्टैलिन जो हैं, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, जहां स्टैलिन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, यानी मुद्दों पर वो बीजेपी की मदद करेंगे, बदले में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कोई छापा नहीं पड़ेगा स्टैलिन की पार्टी पर। तो इस पत्रकार का कहना था कि नायडू बाबू को साथ रखेंगे जब तक ये 2-3 बड़े बिल पास नहीं हो जाते, यानी उसके बाद फिर देखा जाएगा। मतलब निकल गया तो वैसे भी मोदी शाह पहचानते नहीं हैं। तो एक तो बड़ा कारण दोस्तों ये है कि टीडीपी यानी नायडू बाबू की पार्टी की अब वो हैसियत नहीं रही। दूसरा कारण ये है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आंध्र प्रदेश की जो राजनीति है और मोदी की जो प्रचंड हिंदुत्व की राजनीति है, उससे नायडू बाबू के जो राजनीतिक समीकरण हैं, मुस्लिम्स उनके साथ हैं, दलित उनके साथ हैं, क्रिश्चियंस उनके साथ हैं, उनके वोट बैंक का हिस्सा है, वो समीकरण भी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। और कुछ ऐसी डिमांड्स जो मिस्टर नायडू ने मोदी जी से की, जो आगे मैं बताऊंगा आपको, उसको मोदी मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं मोदी से नायडू थोड़ा परेशान है, इतना परेशान है कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अब दोस्तों, नायडू कुछ भी फैसला लेते हैं इधर या उधर, इसका बहुत बड़ा असर देश की सियासत पर पड़ेगा, इसीलिए आज मैंने राव साहब को बुलाया। अब राव साहब जो हैं, ये नायडू बाबू का जो घर है आंध्र प्रदेश में, उससे थोड़ी दूर पर रहते हैं, उनका घर है। और हैदराबाद में जहाँ मकान है वहाँ भी ये रहते हैं। राव साहब हैदराबाद में भी रहते हैं और जहाँ गांव में घर है वहाँ भी रहते हैं। पिछले 25-30 वर्षों से मिस्टर नायडू को ट्रेल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आंध्र प्रदेश की राजनीति जानते हैं, कर्नाटक की, तेलंगाना की, दक्षिण भारत की राजनीति जानते हैं। और राव साहब की सबसे बड़ी खासियत है, हिंदी बोलते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो राव साहब हमारे साथ होंगे और हमारे साथ अभिषेक भी होंगे। राव साहब, आप तो कर्नाटक की भी सियासत देख रहे हैं, आंध्र की भी देख रहे हैं, तेलंगाना भी देख रहे हैं, पूरे दक्षिण भारत को देख रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था कि भाई ये अचानक नायडू बाबू को क्या हो गया? नायडू बाबू तो किंग मेकर थे, मोदी जी के आदमी थे। अब मैं देख रहा हूँ मोदी की जगह वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। वो डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटक को,
उनको कह रहे हैं कि साहब बहुत डायनेमिक, डीके शिव कुमार तो बहुत डायनेमिक लीडर हैं, और रेवंत रेड्डी एक जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनको कह रहे हैं रेवंत रेड्डी को कि साहब इनमें तो प्रतिभा अकूट भरी पड़ी है इनके अंदर। तो नायडू बाबू को क्या हो गया साहब, अचानक कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं? भाई मोदी शाह का डर खत्म हो रहा है या मोदी शाह से दूरियां मेंटेन करना चाह रहे हैं? नहीं, मोदी साहब का डर ही उनको मजबूर कर रहा है, कांग्रेस की ओर ढकल रहा है। जो हरकतें मोदी जी ने शिवसेना के साथ की और ममता के साथ की, नीतीश कुमार के साथ की, शरद पवार जी के साथ की, ये सारे हरकतें देखने के बाद में अपने पार्टी को अगर बचाना है तो चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि अपने पार्टी को बचाने के लिए किसी न किसी नया रास्ता देखना पड़ेगा। अगर वो ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे, कल को दिन क्या पता कि 10-12 टीडीपी के एमपी जाके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या पता कुछ विधायक भी जाके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। मोदी का कोई भरोसा नहीं है। इसी के डर के मारे वो राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं। एक और उत्तर भारत में जब से ये राम मंदिर का मुद्दा उठा है तो मोदी का ग्राफ थोड़ा नीचे नीचे आ रहा है। शायद वो भी एक वजह है कि वो राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं। 2029 को वो शायद ये भाप रहे हैं कि राहुल गांधी एक विकल्प हो सकते हैं। ओके, आप ये कह रहे हैं कि 2029 की तैयारी है, अभी कोई हाल फिलहाल में कुछ नहीं करने जा रहे। 2029 उनके दिमाग में है कि भाई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वैसे भी बिजनेसमैन है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हैं। एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, भाई बाप तो चलो ठीक है, कांग्रेस से पुराने रिश्ते थे इसलिए कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, बेटा तो बाप से ज्यादा है, बेटा जो है वो तो सीधे सीधे राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। जो नारा लोकेश हैं, जो नायडू बाबू के इकलौते बेटे हैं, वो राहुल गांधी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कैसे नहीं करेंगे सर, जब अमित शाह ने खुलकर कह दिया कि दक्षिण भारत में हमारा किसी भी पार्टी से, किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं होगा, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये स्टेटमेंट देने के बाद में मतलब अमित शाह ने बीजेपी को तेलुगु देशम से दूर कर लिया आगामी चुनाव के लिए। ये खुला खुला स्टेटमेंट है। तो चंद्रबाबू नायडू विकल्प ढूंढेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नारा लोकेश भी विकल्प नहीं ढूंढेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। नारा लोकेश ने एग्जैक्टली क्या कहा? नारा कल का आप कॉन्क्लेव देख लीजिए, उसमें दो आप राहुल गांधी से क्या सीखते हैं, ये ऐसा कुछ सवाल था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पदयात्रा की वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है, उससे मैं काफी कुछ सीखा हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहकर ट्रोल किया जा रहा था, मुझे भी आंध्र प्रदेश में उसी नाम से पप्पू के नाम से ट्रोल किया जा रहा था। मैंने काफी कुछ सीखा है। राहुल गांधी जी इस ट्रोल को कैसे बर्दाश्त किए, इससे कैसे उभर कर वो स्ट्रांगली कमबैक किए हैं, ये सारी जो बातें हैं मैंने राहुल गांधी से सीखा है, इंस्पिरेशन लिया है राहुल गांधी से, उनका कहने का मतलब है। तो और ये बात खुले मंच पर कहना ये अपने आप में एनडीए से दूर हटने का एक संकेत है। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि नायडू बाबू थोड़ा सा अंदर से डरे हुए हैं? उनको लगता है जो नीतीश कुमार का हाल कर दिया मोदी जी ने, या अकाली दल का हाल किया, भाई साथ में तो उद्धव ठाकरे भी थे मोदी के, उनका जो हाल कर दिया, क्या अब उनको धीरे धीरे एक डर सता रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कहीं उनका भी बुरा हाल ना कर दे? क्योंकि अगर नंबर गेम आप देखें तो नायडू की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नायडू से ज्यादा सांसद अब समर्थन दे रहे हैं मिस्टर मोदी। दीपक जी, इन्वेस्टिगेशन में आपका कोई सानी नहीं है, खास करके जो पत्रकारिता की जो विधा है उस पर आपका कोई सानी नहीं है, और जो बात नहीं कहते हैं लोग वो बात मैं आपके सामने आप जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। जब गुजरात में जो भी 2002 में हुआ और केसेज महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए, शरद पवार ने जितनी मदद मोदी शाह की थी, कोई सोच सकता था कि शरद पवार बहुत मदद करी, ये हो जाएगा? बुरे दिन में शरद पवार ने मोदी की बहुत मदद की थी जी। उनकी पार्टी को जब नहीं छोड़ा तो चंद्रबाबू नायडू किस खेत की मूली है? ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक पुनर्जन्म अगर हुआ 2002 की घटना के बाद तो वो शरद पवार की वजह से हुआ है। उनकी पार्टी को नहीं छोड़ा गया तो बाला साहब ठाकरे ने भी हाथ रखा था,
जी बाला साहब ठाकरे ने भी वाजपेयी से कहा था कि भाई इनको हटाओ नहीं कुर्सी से, जी और उनके बेटे को भी देखिए क्या कर दिया इन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी रूथलेस है, बेरहम है, जहां तक सियासत का खेल है कोई रहम नहीं करते। इसीलिए तो मैंने वांटेड मूवी का वो डायलॉग आपको बताया कि न हनी भाई के लिए न गनी भाई के लिए, काम करता हूं मनी भाई के लिए, बीच में कोई भी आए, कोई पुराना एहसान कुछ नहीं। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं कि नायडू, अभिषेक कहना चाह रहे हैं कि नायडू को लगता है कि जो नीतीश कुमार का हाल हो गया या उससे पहले उद्धव ठाकरे का हाल हुआ, जो सब एनडीए में थे, तो फिर मेरा भी कुछ हाल वैसा हो सकता है। क्योंकि अब सच्चाई ये है, जो आंकड़े दोस्त बता रहे हैं, कि नायडू बाबू से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीएमसी का वो गुट है जिसके पास 20 सांसद, नायडू बाबू जैसे ज़्यादा सांसद टीएमसी के बागी सांसदों का है। ये असलियत है। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, मुझे लगा राव साहब आप ही से पूछूं, भाई अगर डीके शिव कुमार, अगर कांग्रेस कोई फंक्शन कर रही है, ये तो फंक्शन कांग्रेस का था, डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री कर्नाटक में एक फंक्शन कर रहे हैं नदी के किनारे, वहां पर वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बुला रहे हैं, बात समझ में आती है। नायडू बाबू कूद कर क्यों चले गए? नायडू बाबू चाहते तो भाई वो अपना इरिगेशन मंत्री को भेज देते, सिंचाई मंत्री चला जाता, कोई और मंत्री चला जाता। नायडू बाबू क्यों गए शामिल होने? क्या इसका मतलब यह है कि नायडू बाबू धीरे धीरे कांग्रेस से एक नजदीकियां बना रहे हैं? जी हाँ सर, जब अमित शाह ने खुलकर कह दिया कि आगामी चुनाव में हम किसी के साथ दक्षिण भारत में गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले जाएंगे, तो चंद्रबाबू नायडू को उसका जवाब देना था। तो कह दिया अगर आप गठबंधन में नहीं आएंगे तो हम कांग्रेस की ओर देखेंगे। इशारों इशारों में कुछ न कुछ संदेश अमित शाह जी को देना था। कल का जो मीटिंग था इरिगेशन मिनिस्टर का भी था, क्योंकि वो कोई नया डैम नहीं है, तुंगभद्रा डैम पुराना डैम है, उसमें कुछ गेट नए लगाए गए। हाँ, तो मैं वही उसकी कह रहा हूँ, इतना बड़ा हाँ, तो फंक्शन नहीं वो था, कोई 2 नई गेट बात लगे नहीं थी। डैम में जी। हाँ जी, कोई बात उतनी बड़ी नहीं थी कि एक मुख्यमंत्री चले जाए। तो किस लिए गए थे फिर? इशारों नायडू भी इशारों किस लिए में गए? जवाब देना था अमित शाह जी को। जी, अगर आप गठबंधन नहीं करना चाहते तो हमारे पास और भी विकल्प है। ये अमित विकल्प है। शाह को संदेश देना था। शायद उसी संदेश देने के लिए वो चले गए। अभिषेक एक चीज यहाँ और पूछना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है इससे नायडू बाबू को नुकसान हो रहा है? क्योंकि नायडू बाबू के साथ मुस्लिम वोट है, क्रिश्चियन वोट भी है, दलित वोट भी है, मतलब बहुत सा जो उनका जो वोट बैंक है नायडू बाबू का, खासकर मुस्लिम वोट बैंक है, वो पसंद नहीं करता कि टीडीपी बीजेपी के साथ जाए। यानी नायडू बाबू का जो नेचुरल पार्टनर है वो कांग्रेस है। क्या आपको लगता है कि नायडू को ये लगता है कि मोदी के साथ ज्यादा रहे तो 2029 में आंध्र प्रदेश भी हाथ से निकल जाएगा? कुछ इस तरह का डर भी सता रहा है मिस्टर नायडू को? देखिए, दो तीन बातें हैं दीपक जी। पहला तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू तमिलनाडु में 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है तो फूंक फूंक कर कदम रखना है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पवन कल्याण के कंधे पर हाथ रख रही है, उनके हिंदुत्ववादी जो एंगल है, उनका जो फेस है, उसको आगे कर रही है, वो मॉडल इन्हें समझ में आ रहा है कि चुनौती सिर्फ जगन मोहन रेड्डी से नहीं आनी है, चुनौती वाईएस शर्मिला से ही नहीं आनी है। चुनौती आने वाले समय में हो सकता है, जिस ढंग की भाषा अमित शाह बोल रहे हैं, पवन कल्याण की पार्टी का मर्जर भारतीय जनता पार्टी में कराकर पूरे संसाधन से लैस करके उनको वहां का योगी आदित्यनाथ बनाकर पेश किया जाए। पवन कल्याण पूरी जो गुंजाइश, एक्टर है। हाँ, जो अभी जी डिप्टी जी सीएम है वहां, ये सब कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है कि अभी वहां पर डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके की तरह रोटेशन चलता रहे, जगन मोहन बनाम नायडू, ये ज्यादा बेहतर है। अगर आज की तारीख में वो नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कहीं ना कहीं एक डर जरूर है, और वो डर है कि ईडी उनके दरवाजे दस्तक दे सकती है। जिस जी, पॉलिटिकल करियर को वो एस्टेब्लिश ऐसा करना बहुत है। चाहते हैं, हाँ, दिल्ली का खेल उन्हें सता रहा है कहीं ना कहीं, और इस वजह से वो बेचैन ज्यादा है। नंबर गेम के मामले में उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें चिंता दिल्ली के मोडस ऑपरेंडी को लेकर है कि दिल्ली कैसे बिहेव कर रही है आजकल। राव जी साहब बोलिए। भाई, आप तो, आपका जो घर है वो नायडू बाबू के घर से थोड़ी दूर पे है, आंध्र प्रदेश में। 20-25 साल से आप इनको जानते हैं, नायडू बाबू को जानते हैं। इनके जो ससुर थे एनटी रामा राव, टीडीपी के संस्थापक,
उनको भी आप जानते थे, मतलब पूरे परिवार को जानते, माइंड उसका आप रीड करते रहते हैं नायडू बाबू का। क्या नायडू बाबू अगले साल, ऐसी बातें हो रही थी जो दिल्ली में छपी कि नायडू बाबू चाहते हैं राष्ट्रपति बन जाएं, द्रौपदी मुर्मू रिटायर हों, नायडू बाबू राष्ट्रपति बन जाएं और अपने बेटे को वो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दें। क्या ये बातें सही हैं या कुछ और ख्वाब, कुछ और सपने हैं नायडू के जो मोदी ने पूरे नहीं किए? सर, चंद्रबाबू नायडू जी राष्ट्रपति कतई नहीं बनना चाहते, वो पॉलिटिकली ओके। एक्टिव रहना चाहते हैं। ओके। पॉलिटिकली एक्टिव रहना है तो आप या तो स्टेट में या नहीं तो सेंट्रल में आपको किसी ना किसी पद पर रहना होगा। राष्ट्रपति बन गए तो आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रह सकते। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए वो एक या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, नहीं तो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री केंद्र में, यूनियन मोदी, कैबिनेट अच्छा। में दिया जाए और साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अगर ओहदा हो जाए। ओहो, ये तो बड़े ऊंचे सपने हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और उनको इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बना दिया जाए। आप ये कह रहे हैं जी मोदी जी उनको इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दें? जी। तो इस पर क्या मतलब, मोदी ने कुछ हामी भरी, कुछ खबर है अंदर की आपके पास, या मना कर दिया? अगर मोदी जी हामी भरी तो वो डीके शिव कुमार के मीटिंग में नहीं जाते। ओके ओके ओके, मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नायडू चाहते हैं कि वो उप प्रधानमंत्री का उनको पद मिल जाए और 2 बड़े मंत्रालय भी साथ में उनको दे दे मोदी, और अपने बेटे को वो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन मोदी को कहाँ, फिलहाल अब तो मोदी क्यों बनाएंगे जब नायडू से बड़ी पार्टी उनके साथ आ गई। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा अभिषेक, क्या आपको लगता है कि नायडू बाबू 2029 में, यानी आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद 2029 में जब चुनाव होंगे, क्या नायडू विल नॉट फाइट अलॉन्ग विद मोदी जी? मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ आपको ये गठबंधन नहीं दिख रहा है? क्या नायडू बाबू बाहर आएंगे? और ये भनक मिस्टर मोदी को भी है जो तैयारी कर रहे हैं तमाम पार्टी तोड़ के अपने को ताकतवर बनाने की? देखिए, 2029 में क्या होगा यह अभी से कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ टीडीपी का रिश्ता बहुत लंबा अब नहीं चलना है। इस सत्ता के रहते हुए, क्योंकि बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू का अल्टरनेटिव तैयार कर लिया एनसीपीआई के रूप में, या शिवसेना एनसीपी के सांसदों को तोड़ करके जो तैयारी चल रही है। हाँ, उनकी जरूरत अब इतनी नहीं है, अभी उनकी जरूरत उनकी बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन चुनाव सांसदों के तोड़ने पर नहीं, चुनाव तो अर्थमेटिक और केमिस्ट्री से तय होता है। चुनाव में जनता के बीच में किस पार्टी का आधार है उससे तय होता है। उस वक्त अगर दिल्ली को लगेगा, देखिए दिल्ली आंध्र प्रदेश के मामले में 2 ही चीज करती है, लास्ट मोमेंट तक वेट एंड वॉच करो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की हवा बह रही है, वो जगन मोहन की हवा है या वो चंद्रबाबू नायडू की हवा है। और इस गेम को नायडू समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अलायंस करना चाहेगी या नहीं चाहेगी, और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से अब उन्हें 3 सालों में क्या मिलना है, 2 सालों में जो मिलना था वो मिल गया, नंबर गेम दुरुस्त हो गया दिल्ली का, तो उन्हें कुछ ज्यादा मिलना नहीं है, ये साफ उन्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं मिला नायडू बाबू को, लेकिन ये बात आप सही कहेंगे कि नायडू बाबू अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स का अलाइनमेंट कर रहे हैं। राव साहब, एक सवाल और मैंने कहा आपसे पूछ ही लूं, आपको तो अंदर की खबर है, ये बताइए नायडू बाबू क्या पर्दे के पीछे उनकी राहुल गांधी से बातचीत होती है? क्या उनकी फोन पे बातचीत होती है, मुलाकात चुपचाप होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी कोई खबर है आपके पास? सर, ये तो ओपन सीक्रेट है। रेवंत रेड्डी जो तेलुगु देशम के तेलंगाना के मुखिया थे, उन्हें कांग्रेस पार्टी में भेजा गया, वहां पर उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। चुनाव होने के बाद में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं कांग्रेस के? जी जी, कांग्रेस के। मतलब चंद्रबाबू नायडू का चेला कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन जाता है, ऐसे नहीं बन गया। राहुल गांधी जब ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मुख्यमंत्री किसको बनाए, चंद्रबाबू नायडू के सलाह करके उन्होंने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का पीसीसी प्रेसिडेंट का चयन कैसे हो गया? शर्मिला रेड्डी जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है, उन्होंने कहा कि मैं आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी, केवल तेलंगाना में अपना पार्टी बनाऊंगी। वो खुद की पार्टी तेलंगाना में बनाए। तेलंगाना में चुनाव के बाद में अचानक कांग्रेस में शामिल हो जाती है और अचानक पीसीसी प्रेसिडेंट बन जाती है। जो व्यक्ति
अपना डिपॉजिट नहीं बचा पाए, मतलब कड़पा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वैएस राजशेखर रेड्डी का गढ़ है, वहां पर अपने चुनाव लड़ा और आप डिपॉजिट अपना बरकरार नहीं रख पाए, फिर भी आप पीसीसी प्रेसिडेंट बरकरार है 2 साल से, क्या मतलब है इसका? नायडू ने बनवाया। जी नहीं, नहीं तो और क्या? चंद्रबाबू नायडू का जो मिनिस्टर है सीएम रमेश, उनके प्राइवेट हेलीकॉप्टर में वही शर्मिला सफर करती है। ओ माय गॉड, तो आप तो सारी पोल खोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीएम रमेश जो उनके करीबी हैं, उनके हेलीकॉप्टर में आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की चीफ शर्मिला उनके हेलीकॉप्टर में नायडू बाबू के उड़ती है। नायडू बाबू ने अपने चेले को मुख्यमंत्री बना दिया तेलंगाना से। तो जाहिर तौर पे इसका मतलब मानूं कि राहुल गांधी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है नायडू बाबू की। एक बात है, आंध्र प्रदेश में एक कहावत है सर, आंध्र प्रदेश में एक कहावत है, अगर चांद पे कोई पार्टी बने उसमें चंद्रबाबू नायडू का कोई ना कोई आदमी उसमें शामिल रहता है। अरे बाप रे बाप, चांद पर भी कोई, चंद्रमा पर भी कोई पार्टी बने, राजनीतिक दल बने, उसमें भी नायडू के आदमी है। नायडू के अच्छे संबंध कांग्रेस से हैं, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों की इतनी कल प्रशंसा करी। थोड़ा सा मोदी से अनकंफर्टेबल हैं, वैसे भी मोदी के पास अब नायडू से कहीं ज्यादा समर्थन, नायडू तो सिर्फ 16 एमपीज का समर्थन दे रहे हैं, मोदी जी ने पिछले 15-20 दिन में दुगना समर्थन हासिल कर लिया। ममता की पार्टी तोड़ के, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ के, शरद पवार की पार्टी तोड़ने जा रहे हैं। तो समर्थन की अब कोई मोदी के पास कमी नहीं है। और मैं आपको अपडेट कर दूं दोस्तों कि मोदी जी ने अपनी बैसाखियां फेंक दी हैं, क्योंकि अब वो 300 प्लस हैं, 320 के भी ऊपर हैं। और एक बात यहाँ मुझे समझ में आती है कि नायडू को वो तब तक अपने साथ रखेंगे जब तक कुछ बड़े बिल वो पास नहीं करा लेते। यानी डिलिमिटेशन का बिल है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बिल है जिसमें 362 की मेजॉरिटी चाहिए। यानी कुछ बड़े बिल पास कराने के बाद हो सकता है नायडू खुद अलग हो जाए, मोदी को नायडू की जरूरत ना हो। वैसे भी इलेक्शन का जो आखिरी साल होता है, नायडू हमेशा हवा का रुख तय करते हैं और पाला बदलते हैं, और वो बदलते रहे। मोदी के साथ पहले थे, उन्होंने बाद में मोदी को छोड़ भी दिया था 2019 में। बहरहाल आगे क्या होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मोदी जी के नायडू की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ रही हैं। पहले ये नजदीकियां पर्दे के पीछे थी, अब पर्दे के सामने है, और ये तस्वीर जाहिर कर रही है कि मिस्टर नायडू अब कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं कुछ खेल कर सकने की फिराक में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई राव साहब, आप इस प्रोग्राम में आए। अभिषेक, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।